हम लोग पढ़ने वाले हैं आयत के बारे में। किसके बारे में? आयत के बारे में। तो आयत क्या होता है ध्यान समझेंगे। आयत एक ऐसी आकृति होती है जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। ध्यान से देखेंगे तब ये ए बी भुजा जो है ये बराबर होगी सी डी के, और जो ए सी भुजा होगी ये बराबर होगी बी डी की। ठीक है, एक बात याद रखिए बेटा, आयत क्या है? एक ऐसी आकृति है जिसमें आमने सामने की भुजाएं सदैव बराबर होती है। कोई भी एक आप ऐसी आयत बना सकते हैं। ये रहा आपका आयत। अब सबसे पहले हम बात करेंगे आयत के परिमाप की। किसकी बात करेंगे? तो बताए थे परिमाप जो होता है वो किसी भी आकृति का बाहरी रूप होता है। क्या होता है? बाहरी रूप। अगर बात परिभाषा की जाए तो आयत की परिभाषा आप लिख सकते हैं, ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं उसे आयत कहते हैं। ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं उसे क्या कहते हैं? हम लोग आयत कहते हैं। अब बात करते हैं आयत के परिमाप की। किसकी बात करते हैं? आयत के परिमाप की। तो परिमाप क्या होता है? सभी भुजाओं का योग। तो अगर बताइए ये भुजा ए है आयत में, तो ये भी तो ए ही होगी क्योंकि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। अगर इस भुजा का मान बी है तो इसका मान क्या होगा? बी। तो पहले आप ए पे गए, परिमाप अगर ज्ञात करें तो बाहर बाहर घूमेंगे आयत के। जब आयत के बाहर बाहर आप चारों तरफ से मूल्यांकन कर लेंगे तो वही तो आयत का परिमाप होगा। तो पहले आप यहां से यहां पे जाएंगे, ए भुजा तय किए, फिर बी पे आएंगे तो प्लस बी। परिमाप का सिंपल सा मतलब होता है सभी भुजाओं का योग। क्या मतलब होता है? सभी भुजाओं का योग। बी पे चले आए, अब फिर वापस आप ए पर आएंगे तो प्लस ए पे आए ना, फिर वापस जाएंगे तो बी दूरी तय करेंगे प्लस बी। तो आप ध्यान से देखें, परिमाप बराबर ये a प्लस ए क्या हो गया? 2a, और b प्लस b क्या हो गया? परिमाप बराबर परिमाप बराबर ये इसमें कितने पद हैं? 2 पद हैं। यहां भी 2 कॉमन है और यहां भी 2 कॉमन है। 2 कॉमन निकाल लीजिए, 2 कोष्टक में a प्लस b। यही तो है आयत का परिमाप। अब आप जानते हैं कि चूंकि हमने भुजाओं को a और b माना है तो यही लोग क्या करते हैं? भुजाओं को अलग अलग मान लेते हैं। इस a को लोग यल मान लेते हैं। अगर इसको हम यल मान लें, क्या मान लें इसको? l, और इस तो ये भी तो यल हो जाएगा। तो जहां जहां पर a है वहां वहां क्या हो जाएगा? l हो जाएगा। तो परिमाप क्या हो जाएगा? कोष्टक में l प्लस b। तो आप 2 कोष्टक में a प्लस b कहें या 2 कोष्टक में l प्लस b कहें, दोनों बात बराबर है। आप जैसी आकृति को मानेंगे वैसा आप परिमाप लिखेंगे। अगर आपने यल माना है तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे? l हो जाएंगे हर जगह पे। और अगर आप a मानेंगे तो क्या हो जाएंगे? a हो जाएंगे। इस बात को आप नोट करें। जैसे ये आपका एक आयत है, ठीक, इसमें देखिए आयत में हमेशा एक चारों भुजाएं बराबर होती है वर्ग में। कितने? वर्ग में। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, किंतु आयत की चारों भुजाएं बराबर नहीं होती है। आयत में क्या होती है? आमने सामने की 2 भुजाएं समान रहेंगी। मतलब आयत में बेटा एक भुजा बड़ी होती है और एक भुजा छोटी होती है। तो आयत में जो भुजा बड़ी होती है उसे हम लोग लंबाई कहते हैं। क्या कहते हैं? लंबाई। तो ये लंबाई है, ठीक। तो लंबाई को हमने एल से दिखा दिया। तो अगर ये ए बी बराबर है सी डी के, ए भी एल होगा। ये चौड़ाई मतलब ब्रेथ, तो ए भी चौड़ाई। परिमाप क्या है? सभी भुजाओं का योग। हम बाहर से किसी आकृति के चारों तरफ अध्ययन करते हैं तो हम यहां से पहले जाएंगे, यल पे जाएंगे, प्लस इधर आएंगे, बी पे आएंगे, फिर यल पे आएंगे, फिर बी पे आएंगे। बोलिए
क्योंकि परिमाप सभी भुजाओं का योग एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी, सभी भुजाओं का योग हो गया, परिमाप निकल गया। अब ये परिमाप अच्छे रूप में नहीं है, इसको हम मैथमेटिक्स के अच्छे रूप में लाएंगे ताकि एक फार्मूला बन सके। तो देखिए हमने क्या किया, एल प्लस एल को जोड़ दिया, 2l हो गया, और b प्लस बी को हमने ऐड कर दिया तो 2b हो गया। परिमाप है, अब देखिए 2l प्लस 2b है ना, इन दोनों में इसमें दो पद हैं और दोनों में क्या कॉमन है, दो कॉमन है, तो दो यहां हमने कॉमन निकाल लिया, 2 कोष्टक में l प्लस बी, यही तो है फार्मूला आयत का। प्रूफ हो गई ये चीज, सभी को समझ में आया। चलिए अब हम आगे चलते हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। आप सभी बात करने वाले हैं आयत के क्षेत्रफल की। किसकी बात करने वाले हैं, अब हम लोग आयत के क्षेत्रफल की बात करने वाले हैं। तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल मतलब अंदर का एरिया, यही तो इस लंबाई का चौड़ाई में आप गुणा कर देंगे तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो आयत का क्षेत्रफल होता है L इंटू बी, मतलब कि हम कह सकते हैं क्षेत्रफल बराबर L फॉर लेंथ मतलब लंबाई, गुणे ब्रेथ मतलब चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। आप इतनी बातों पर नोट कर लीजिए। अब हम लोग बात करने वाले हैं आयत के विकर्ण की। किसकी बात करने वाले हैं, देखिए ये रहा एक आयत। अब आयत का विकर्ण मैंने बताया था कि जो विकर्ण होता है वो तिरछी भुजा होती है, यही तो विकर्ण होगा आयत का। अब ध्यान से आप देखिए थोड़ा सा, ये आयत है, तो मैं फिगर सही बनाता हूं। अब आयत की एक खास बात होती है कि आयत के प्रत्येक कोने पर हमेशा 90 अंश का कोण बनता है। कितने अंश का कोण बनता है, 90 अंश का। ये जो एंगल होंगे, आप ध्यान से देखें इन एंगल को, ये जो एंगल होंगे ये 90 डिग्री के होंगे। कितने डिग्री के, 90। यहाँ पे जो एंगल बनेंगे वो 90 डिग्री के होंगे। ये भी एंगल कितने डिग्री के होंगे, मतलब आयत के चारों अंतः कोणों का जो योग होता है वो 360 अंश के बराबर होता है। 90 अंश प्लस 90 अंश प्लस 90 अंश प्लस 90 अंश, 360 अंश। क्या बातें आप समझ पा रहे हो, आगे ध्यान दीजिएगा। अब हमें पढ़ना क्या है बेटा, हमें पढ़ना है आयत के विकर्ण को। किसको पढ़ना है, आयत के विकर्ण को। ये रहा आयत का विकर्ण, ध्यान से देखेंगे चीजों को एकदम रियलिटी में। आयत का विकर्ण ये रहा आपका, अब ध्यान समझिएगा। ये चौड़ाई थी और ये लंबाई है, ठीक, और ये आपका विकर्ण है। तो ये 90 अंश का था ना, तो आप मुझे ये बताओ ये त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है, त्रिभुज। कैसा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। कैसा त्रिभुज, देखो एक भुजा 90, ऐसा त्रिभुज, इसको बंद कर लीजिए, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का हो, समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज में हम क्या लगाते हैं, पाइथागोरस का प्रमेय, यही तो विकर्ण है। तो लिखेंगे विकर्ण बराबर, यहां हम लिखेंगे विकर्ण बराबर, देखिए ये b है, ये l है, यही तो l है, l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर होता है ना, और जब हम स्क्वायर हटाते हैं यहाँ से, यहाँ कर्ण का विकर्ण का स्क्वायर होता है। फार्मूला आप जानते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर। यहाँ पर जो लंब है, देखिए ध्यान से, जो आपका लंब है यहाँ पर ये होने वाला है और आधार ये होने वाला है। हमने ऐसे मान को रख दिया है, ये स्क्वायर है, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ क्या लग जाएंगे, कर्ली लग जाएंगे। अब जैसे ये एक त्रिभुज है, वैसे यहाँ एक त्रिभुज और भी तो है। तो आप ध्यान से देखें, एक त्रिभुज ये और एक त्रिभुज ये, तो दोनों त्रिभुज का अलग अलग निकालने से अच्छा है किसी दो से क्या कर दे, गुणा। एक त्रिभुज का मान हम निकाल लिए तो दूसरे त्रिभुज का मान अपने आप निकल जाएगा, तो गुणा कर देंगे तो फाइनली विकर्ण क्या आ जाएगा, 2 अंडर रूट में
एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही तो विकर्ण होंगे डबल साइडेड। आप इन बातों को नोट कर लीजिए। देखिए यहाँ पे अगर कोई भी आयत होगा, ठीक, और आयत के जो विकर्ण है, अगर आयत का सिर्फ विकर्ण ज्ञात करना है तो ये पर्याप्त है फार्मूला। आयत का विकर्ण ज्ञात करने के लिए फार्मूला क्या है? पर्याप्त है अपने आप में। अगर उसी आयत के विकर्ण को दोगुना करने की बात की जाए, क्या बात की जाए? आयत के विकर्ण को दोगुना करने की बात की जाए, तब आपको इस फार्मूले का यूज लेना होगा। अगर सिर्फ आयत का विकर्ण आपको ज्ञात करना है तो आयत का विकर्ण ज्ञात करने के लिए ये फार्मूला क्या है? पर्याप्त है। विकर्ण यही तो है, बराबर अंडर रूट में एल स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब हम लोग कुछ आयत में अलग टाइप के सवाल को देखेंगे। जैसे मान लीजिए ये आपका एक आयत है, क्या है? आयत। अब इस आयत के बीचों बीच एक रास्ता दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? फिगर को अच्छे से अब देखिए ये एक आयत है, ठीक। अब इस आयत के बीचों बीच एक रास्ता दिया हुआ है और इस आयत की लंबाई जो है ये 55 मीटर है और जो इसकी चौड़ाई है ये 60 मीटर है। ध्यान से देखिए, और जो रास्ते की चौड़ाई है, इस रास्ते की चौड़ाई ये है 4 मीटर। कितना मीटर? 4 मीटर। अब हमसे पूछ रहा है रास्ते का क्षेत्रफल। क्या पूछ रहा है? रास्ते का क्षेत्रफल। जैसे आप देखते हैं आपके जो मान लीजिए जैसे ये एक आयत है, ठीक। इस आयत के बीचों बीच नहीं होता है कि किसी खेत के बीचों बीच लोग रास्ता दे देते हैं आने जाने के लिए। अब इसके बीचों बीच यहां से बेटा एक रास्ता ऐसे गया हुआ है। अब इस रास्ते की चौड़ाई है 4 मीटर और आपसे रास्ते का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो आप कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखेंगे चीजों को। रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है तो क्षेत्रफल, रास्ता है कैसा? आयताकार है ना। अगर आयत के अंदर कोई रास्ता बनाया जा रहा है तो मतलब कन्फर्म है कि जो रास्ता होगा वो भी आयताकार ही होगा ना। अब ध्यान समझिए चीजों को। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें जरूरत किसकी होती है? लंबाई की और चौड़ाई। दो चीजों की आवश्यकता होती है, लंबाई की और चौड़ाई की। ये बताओ अगर आयत की लंबाई 55 मीटर है तो रास्ते की भी लंबाई तो 55 मीटर ही होगी, क्योंकि जितना ये है उतना ही ये भी है, उतना ही ये भी है, उतना ही ये भी है। तो क्या हम रास्ते की लंबाई को भी 55 लिख सकते हैं? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन साफ साफ आपको दिख रहा है कि अगर आयत की लंबाई 55 मीटर है और रास्ते की लंबाई इसके समान है तो कंफर्म है कि रास्ते की भी लंबाई 55 मीटर ही होगी। बात समझ में आ रही है? देखिए कैसे हमें रास्ते की लंबाई लिखना है और आयत की लंबाई दिया है 55। जितना ये है उतना ही तो ये भी ना है। तो अगर ये 55 है तो ये भी क्या होगा? हमने एल का मान 55 रख दिया। और ये आयत की पूरी चौड़ाई कितनी है? 60 है ना। और रास्ते की चौड़ाई कितना दिया है? 4 मीटर। तो हमको किसका क्षेत्रफल निकालना है? रास्ते का। तो चौड़ाई भी किसकी रखेंगे? रास्ते की। तो 4 क्षेत्रफल बराबर 4 पचे 20 को 0, 4 पचे 20 2 22 मीटर स्क्वायर। बताए थे आपको क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है। क्यों? ये भी मीटर में होगा, ये भी मीटर में होगा, मीटर गुणे मीटर, मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये रहा आपका रास्ते का क्षेत्रफल। किसका रहा? रास्ते का। अब अगर पूछ दे कि मान लीजिए ये एक आयताकार जगह है, इतना रास्ता है
रास्ते के अलावा शेष भाग का क्षेत्रफल पूछे, शेष भाग का एरिया, तब आप क्या करेंगे? ध्यान से देखिए चीजें। अगर आपसे पूछे शेष भाग का क्षेत्रफल, तो आप क्या करेंगे? तो पहले आपको आयत का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई कितनी है? 55 गुणे चौड़ाई कितनी है? 60। अगर इस आयत के पूरे क्षेत्रफल में से हम इस रास्ते के क्षेत्रफल को घटा दें तो क्या हमारा शेष भाग का क्षेत्रफल नहीं निकल जाएगा? शेष भाग यही तो है, देखो यही है ना। इस पूरा एरिया हम निकाल लें, पूरा एरिया निकाल लिए हम, और इस पूरे एरिया में से हम इस भाग को क्या कर दें? घटा दें, तो हमारा पूरा शेष भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो पूरा एरिया हो गया 55 गुणे 60 पूरा क्षेत्रफल, और शेष भाग का क्षेत्रफल कितना है? 220। यही निकालेंगे हम लोग ना। तो क्षेत्रफल 55 गुणे 60, ये 6 पचे 30 को 0, और 6 पचे 30 3 33, और ये एक 0 यहां लग जाएंगे, माइनस 220। तो 0, 10 में से 2 गए 8, और ये यहां पर देखिए ध्यान से, 2 में से 2 गया तो 0 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएंगे आपके? ध्यान से देखिए भाई, बीच में नहीं बोलना है। ये 0, 10 में से 2 गए 8 हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, और ये 2 हो जाएगा, और 2 में से 2 जाएगा 0 हो जाएगा, और ये 3080 मीटर स्क्वायर। ठीक है, नोट कर लीजिए। एक आयताकार भूखंड जिसकी लंबाई व चौड़ाई क्रमशः 7 सेंटीमीटर तथा 9 सेंटीमीटर है, तो आयत का परिमाप व क्षेत्रफल ज्ञात करें। ध्यान से देखिएगा, आयताकार, पहले एक आयत बना लेंगे। क्वेश्चन में कहा है एक आयताकार भूखंड जिसकी लंबाई व चौड़ाई क्रमशः 7 सेंटीमीटर तथा 9 सेंटीमीटर। बोला लंबाई व चौड़ाई क्रमशः, पहले लंबाई फिर चौड़ाई। तो लंबाई व चौड़ाई जो दिया है ये कितना दिया है? 7 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर। आप जानते हैं जो बड़ी भुजा होती है वो लंबाई का मान होता है, और जो छोटी भुजा होती है वो चौड़ाई का मान होता है। अगर ये 9 है तो ये भी 9 होगा, अगर ये 7 है तो ये भी क्या होगा? 7 होगा। ये आपका एक आयत हो गया, ठीक है। अब ध्यान से बातों को समझेंगे। पहले क्या ज्ञात करना है? परिमाप। तो परिमाप बराबर, आयत का परिमाप क्या होता है? 2 कोष्टक में l प्लस बी, परिमाप बराबर 2 कोष्टक में लंबाई का मान 9 प्लस चौड़ाई का मान, तो 2 कोष्टक में 9 7 16। अब देखिए इन दोनों के बीच गुणा का चिन्ह है ना, तो 16 गुणा के 32 मीटर। ये क्या हो जाएगा? आयत का परिमाप। एक मिनट, पहले बातों को सुनिए आप। लंबाई और चौड़ाई है ना, लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर, और चौड़ाई का मात्रक क्या होता है? तो मीटर और मीटर को जोड़ेंगे तो मीटर ही आएगा ना, उसमें मीटर स्क्वायर तो होगा नहीं। लेकिन क्षेत्रफल में क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, तो मीटर का गुणा होता है मीटर में, तब ये मीटर स्क्वायर होता है। तो क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है, परिमाप का मात्रक आप सिंपल मीटर लिखेंगे। अगर सेंटीमीटर दिया है तो आप सेंटीमीटर लिखेंगे। चलिए आगे देखते हैं हम। चलिए, हाँ, क्वेश्चन में यहाँ सेंटीमीटर दे रखा है तो यहाँ भी आप सेंटीमीटर लिख दीजिए। आगे क्वेश्चन में कहा है सिर्फ परिमाप नहीं ज्ञात करना है, क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। तो लिखेंगे क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई का मान दिया है 9 और गुणे चौड़ाई का मान दिया है 7, 9 सते 63। क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। ये आंसर आप इसे नोट कर लीजिए।